गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है वोल्केनो या ज्वालामुखी। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने अभी तक जितने भी चीजें की हैं, यानी भले ही वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो, समन्वय धारा तरंग सिद्धांत हो, या फिर आपका सागर निकल प्रसरण हो, उन सभी में हमने क्या किया है दोस्तों कि उनमें प्लेटों का अभिसरण अभिसरण माउंटेन बिल्डिंग ये सारी चीजें की थी। उसके कारण क्या होता है दोस्तों, वोल्केनो आते हैं। तो उनको हम ढंग से अगर देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पहले वीडियोज को देख सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी को। तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो हम इसका क्या करेंगे दोस्तों कि ज्वालामुखी को हमने फ्लो चार्ट बना दिया है। फ्लो चार्ट में हमने क्या किया है कि इसको 6 बिंदुओं में विभाजित कर दिया है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे, परिभाषा के बाद हम इसके इरप्शन के कारणों को जानेंगे कि ज्वालामुखी आते क्यों हैं। उसके बाद ज्वालामुखी के कारण जो भी लैंडफॉर्म बनती हैं आपकी या स्थलाकृति बनती हैं उनको देखेंगे, जिसमें आपकी दो तरह की होती है, एक तो इंट्रोसिक होती है, एक एक्सट्रोसिक होती है, यानी अंतर्वेदी और बहिर्वेदी दोनों। फिर उसके प्रकार को देखेंगे दोस्तों। फिर हम उसके इनके प्रकारों को देखने के बाद में ज्वालामुखी के प्रकारों को देखेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रभावों की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा की। तो ज्वालामुखी होते क्या हैं? ज्वालामुखी पृथ्वी के मेंटल भाग से, यानी मेंटल क्या है दोस्तों, एक परत है। हमने बताया था आपको कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे ये है कोर, ये है मेंटल और ये है क्रस्ट यानी भूपर्पटी। तो मेंटल के मैग्मा का पृथ्वी के या तो आंतरिक या बाह्य भाग में लावा के द्वारा लावा के रूप में निष्कासन को ज्वालामुखी कहती हैं, जिसके साथ ज्वलनशील खंड यानी कुछ पत्थर निकलते हैं, पत्थर के अलावा राख निकलती है, कुछ गैसें निकलती हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम ज्वालामुखी। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से मेंटल परत से मैग्मा का भूपर्पटी पे लावा के रूप में निष्कासन, जिसके साथ आपके राख, गैसेज या अन्य खंड निकलते हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। इसमें निकलने वाली गैसों को आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है। इस प्रकार से काफी गैसें निकलती हैं दोस्तों। तो ये तो रही हमारी परिभाषा। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे उद्गार के कारणों पे। तो इसके उद्गार के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं विवर्तनिक कारण। जैसा कि पता ही होगा आपको, विवर्तनिक कारणों की हम अभी से काफी बार चर्चा कर चुके हैं। जब से भी जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट की है, तो इसमें हमने क्या देखा था? हमने 3 सीमा को देखा था, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी या रूपांतरित। यानी दोस्तों इसी को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो अब हम इसमें जानेंगे ये विवर्तनिक क्या होता है। जैसे कि हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ रहे थे दोस्तों, जब क्या होता है कि एक भारी प्लेट जो कि बेसाल्ट से बनी होती है और एक हल्की प्लेट जो कि किससे बनी होती है? आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। बेसाल्ट, जैसा कि आपको पता है बेसाल्टिक प्लेट कैसी होती है? वो ओशियनिक प्लेट है। और ग्रेनाइट होती है वो कैसी है? आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब
कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियन प्लेट एक दूसरे से मर्ज होती हैं, तो इसका घनत्व अधिक होने के कारण ये क्या करती है, नीचे की तरफ क्षेपित हो जाती है और ये ऊपर की तरफ उठ जाती है कॉन्टिनेंटल परत। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसके कारण क्या है, ये नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है तो आपने पढ़ा ही होगा संवहनी धारा सिद्धांत पे, नीचे की तरफ क्या है, मेंटल में प्रवेश करती है। मेंटल में अधिक तापमान होने के कारण इसका द्रव अवस्था में ये परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। तो उससे क्या निकलता है, उससे मेग्मा बाहर निकलने लगता है। जब भी कहां से निकलता है वो मेग्मा, जैसा कि आपको पता है ये मेग्मा क्या करता है, ऊपर से आपकी जो भी क्रस्ट है उसको क्या है ऊपर से धक्का टाइप देता है, तो उससे क्या है परत पतली हो जाती है और जहां भी इसको स्थान मिलता है वहां से ये बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, अभिसारी सीमा का उदाहरण है। उसके बाद हमने देखा था अपसारी या डाइवर्जेंट। जैसा कि हम मिड ओशियनिक पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंट में जब दो परतें हैं तो दो परत क्या है कि एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, यानी एक परत है, ये परतें दो मान लो, तो एक परत ये दूर जा रही होती है, इसके नीचे से क्या है मेग्मा निकलता है। मेग्मा क्या है, निकलता ही रहता है जैसे, तो उसके कारण क्या होता है, ये सागर पे चारों ओर फैलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो ज्वालामुखी आते हैं वो काफी इंटेंसिटी उसकी काफी कम होती है, यानी कि उसकी जो भी प्रभाविता है वो काफी कम होती है, बहुत मंद प्रकृति के ज्वालामुखी यहाँ पर आते हैं। लेकिन जहाँ अभिसारी सीमा है वहां काफी तीव्र प्रकृति के ज्वालामुखी आते हैं। अब आती है आपकी तीसरी है दोस्तों, संरक्षित या रूपांतरित सीमा। संरक्षित या रूपांतरित सीमा में क्या होता है, जैसा कि आपने प्लेट विवर्तनिक में पढ़ा था, दो प्लेट हैं एक दूसरे से आगे जा रही होती है, लेकिन कभी क्या होती है प्लेट नीचे धंस जाती है, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से मेग्मा कभी पतली परत होने के कारण ऊपर निकलने लग जाता है। तो यहाँ भी काफी इंटेंस भूकंप आते हैं, काफी तीव्र भूकंप आते हैं, यानी ये विस्फोटक भूकंप आते हैं अपसारी और संरक्षित सीमा पे, और अपसारी पे आपके मंद प्रकार के भूकंप आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके दूसरे कारण को जानते हैं। ये हमारे विवर्तनिक कारण है, दूसरा रहा हमारा भूकंप। जैसा कि आपको पता है कि भूकंप जब भी आते हैं तो भूकंप के कारण क्या होता है, या तो पृथ्वी का कोई भाग ऊपर उठ जाता है या फिर कोई भाग नीचे धंस जाता है। तो उसके कारण क्या है, परत पतली हो जाती है, परत पतली हो जाती है, उसके कारण क्या है कि मेग्मा को बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है, इसके कारण भी आपके भूकंप आ सकते हैं दोस्तों। तीसरा कारण है हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बढ़ना। जैसा कि पता है पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बढ़ गया, तो तापमान बढ़ने के कारण उसमें क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, यानी गैसेज फॉर्म में कन्वर्ट होगा। गैसेज फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसमें दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने के कारण नीचे से ऊपर की तरफ धक्का लगेगा, और धक्के के कारण क्या है, मेग्मा भूपर्पटी पे बाहर निकल जाएगा। ये क्या है आपका तापमान बढ़ने के कारण। जैसा कि आपको पता है जब तापमान बढ़ेगा तो काफी गैसों का निर्माण होता है, उन गैसों के निर्माण के कारण भी दाब बढ़ता है, दाब के कारण आपका क्या होता है, मेग्मा का बाहर निकलता है दोस्तों। अब हमारा अगला बिंदु है समस्थैतिक असंतुलन, यानी आइसोस्टेटिक इम्बैलेंस। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पहले वाले लेक्चर अगर देखोगे तो आपको पता होगा, तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी हमेशा स्थितिक अवस्था में रहना चाहती है। अगर कहीं भी आइसोस्टेसी में विवर्तन या विभंग पैदा होता है तो हमेशा ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है। इस बैलेंस करने की स्थिति में क्या होता है, इसमें प्लेटों का अपसरण अभिसरण कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि उसके कारण आपकी भूपर्पटी पतली पड़ जाती है, और उसी के कारण पतली पड़ जाने के कारण मेग्मा बाहर निकल जाता है, मेग्मा का बाहर लावा के रूप में निकल जाता है, उसी से भी वोल्केनिक आ सकते हैं। अगली है हमारी ऊपरी चट्टान का दाब कम होना। मान लो जैसा कि हमने देखा कि संरक्षित रूपांतरित सीमा में आपके ब्लॉक माउंटेन बने थे, ब्लॉक माउंटेन के अलावा आपकी भ्रंश घाटी बनी थी। वो भ्रंश घाटियों के कारण क्या होता है, कभी एक दूसरे से में तनाव उत्पन्न होता है, तनाव के कारण क्या होता है कि जो चट्टान है जो एक दूसरे से इंटेंस होती
होती हैं उनका दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाने के कारण उसमें से क्या है कि मैग्मा को निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है और आपके ज्वालामुखी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके इरप्शन के कारणों की चर्चा की थी, जिसमें आपने 6 बिंदुओं को देखा था। इस प्रकार से आप और भी कोई बिंदु बना सकते हैं, जैसे आपने रेडियो एक्टिविटी का वो ले सकते हैं कि अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी होती रहती है, उसके कारण क्या है कि आप टेम्परेचर के अंदर डाल सकते हैं कि उससे क्या है टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो क्या होता है कि ज्वालामुखी आने का कारण हो सकता है। तो दोस्तों या फिर आप ले सकते हैं जैसे डैम या रिजर्वियर, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जैसे चट्टानों में दबाव पड़ने के कारण भूकंप आते हैं, भूकंप के कारण आपके ज्वालामुखी आते हैं। तो एक रीजन दूसरे रीजन से मिक्स है, जो रीजन आपने भूकंप में पढ़े थे उन रीजनों को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, आगे चर्चा करेंगे कि ज्वालामुखी के कारण किस प्रकार की स्थलाकृति निर्मित होती है। तो हम इसमें 2 स्थलाकृतियों को विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है ये है इंट्रूसिव, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपरपटी भाग में ही निर्मित होती है। ये है एक्सक्लूसिव, ये भूपरपटी के बाहरी भाग में निर्मित होती है। तो दोस्तों इसमें चर्चा करते हैं आपकी अंतर्वेदी के अंतर्गत जो लैंड फॉर्म है कि इनके अंतर्गत मान लो अभी क्या हुआ कि आपका ज्वालामुखी आ गया। ज्वालामुखी आने के कारण आपके कुछ इंटरनल पार्ट में यानी भूपरपटी के पार्ट में कुछ स्थलाकृतियां निर्मित हो जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अंतर्वेदी कहेंगे। अंतर्वेदी जैसा कि आप कभी आग्नेय चट्टान पढ़ेंगे, चट्टानों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो चट्टानों के अंतर्गत आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान का भी एक प्रकार के उदाहरण है ये। तो इसमें आप सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, बैथोलिथ। ये क्या है, इसका अंतर्वेदी चट्टान का विभाजन है। बैथोलिथ के अंतर्गत क्या देखते हैं कि बैथोलिथ में किस प्रकार की आकृति बनती है। इसमें दोस्तों आकृति बनती है आपकी जब इंटरनल मेग्मा किसी दरारी प्रकृति में अंदर जाने के यहाँ पर, तो यहाँ पर ही फैल जाता है। तो किस प्रकार की स्थलाकृति निर्मित कर देता है, ये डोमनुमा आकृति बना देता है दोस्तों। इसी डोमनुमा आकृति के जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 में मैंने यहाँ पर इसकी आकृतियों को दिखाया हुआ है कि इस प्रकार से अंतर्वेदी के कारण किस प्रकार से स्थलाकृतियां बनती हैं आपके चट्टानों के अंतर्गत। तो ये क्या है, ये मान लो ज्वालामुखी यहाँ से आ गया, ये ज्वालामुखी का प्लग है। ये क्या है, नलिका, वाहिक नलिका कह सकते हैं इसे, नलिका है ये। नलिका से क्या है कि मेग्मा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के कारण यहाँ पर क्या है, ये यहीं जमा हो जाता है और डोमनुमा स्ट्रक्चर बना देता है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बैथोलिथ कहते हैं। दूसरी है आपकी लेपोलिथ। लेपोलिथ में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मेग्मा यहां से बाहर गया, ये इस प्रकार की आकृति बनती है। मेग्मा यहां से बाहर गया और यहाँ क्या हुआ उसे मेग्मा को कि यहाँ एक वीक चट्टान मिल गई। वीक चट्टान मिलने के कारण मेग्मा क्या करेगा, इसमें से अंदर जाएगा और इस प्रकार से ये जमा हो जाएगा दोस्तों। तो ये किसका है, ये तस्तरीनुमा आकृति बन जाती है आपकी। ये क्या है, डोमनुमा। लेपोलिथ में आपकी तस्तरीनुमा, ठीक है दोस्तों। यहां से ये मेग्मा निकला, मेग्मा से ये क्या बन गया, ये बन गई आपकी लेपोलिथ। ये आपकी हो गई बैथोलिथ। अब आगे चर्चा करते हैं हम लेपोलिथ की। लेपोलिथ में दोस्तों जैसा कि यहां से क्या हुआ, यहां से मेग्मा ऊपर की तरफ गया, यानी मेग्मा ऐसे यहां से गया मेंटल से, तो यहां पर ही प्लग क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। ये क्या है, मशरूम नुमा आकृति बन जाएगी। मशरूम नुमा आकृति को आप क्या कहते हैं, लेपोलिथ। जैसा कि अगर इसमें आप देखना चाहे तो ये आकृति बन जाएगी, यहाँ छोटा प्लग इसका बंद हो जाएगा ऊपर, और ये क्या है, मशरूम नुमा आकृति बन जाएगी। इसको आप क्या कहेंगे दोस्तों, लेपोलिथ। अब आपकी अगली आकृति आपकी फेकोलिथ। फेकोलिथ में क्या होगा दोस्तों, जैसा कि
मैग्मा क्या करेगा, मैग्मा जैसे यहां से ये ऊपर आ रहा है, मैग्मा जब ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा, ऊपर जाके इसे कमजोर जहां भी चट्टान मिलेगी ये अंदर चला जाएगा और ये आपकी सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन के रूप में जमा हो जाएगा। ये मैग्मा कैसे जमा हो गया, जैसा कि आपको पता है ये क्या होती है दोस्तों, सिंक्लाइन या भूसन्नति, और ये क्या होती है, भू अपनति यानी एंटीक्लाइन। तो ये किस प्रकार की आकृति है दोस्तों, ये है तरंगनुमा आकृति, जहां भी बनती है वो किसकी है, आपकी फैकोलिथ की। अभी हम आगे चलते हैं सिल और शीट आकृति। सिल आकृति के अंतर्गत हम क्या देखते हैं दोस्तों कि मैग्मा क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाके अगर जैसे मैग्मा ये जा रहा है आपका, तो ये क्या करता है, ये एक क्षैतिज रूप से एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिल। ये अभी मैं यहां बताता हूं। इसी प्रकार से क्या होता है, शीट भी बनती है। इसमें क्या होता है, मैग्मा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद क्षैतिज रूप से एक पतली परत के रूप में जम जाता है, इसे क्या कहते हैं, शीट। अब इन दोनों में अंतर ये है दोस्तों, सिल कंपैरेटिवली शीट से हमेशा मोटी होती है, यानी जो इसकी परत बनेगी वो मोटी बनेगी और शीट की सापेक्षिक रूप से कम मोटी होगी या पतली होगी। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, डाइक। डाइक जो आकृति बनती है उसमें क्या होता है कि आपका मैग्मा जैसे ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, ऊपर जाके ये क्या होगा, एक स्तंभनुमा आकृति बना देगी। स्तंभनुमा आकृति को ही हम क्या कहते हैं, जो कि आपकी वर्टिकल होती है, इसी को कहते हैं दोस्तों हम डाइक। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी अंतर्वेदी आकृतियां। अब हम देखते हैं बहिर्वेदी, यानी में जब लावा बाहर निकलता है तो उससे कौन कौन सी आकृति बनती है। ये बाहर आकृति बनेगी आपकी भूप्रवृत्ति पे। तो दोस्तों उसमें हम देखते हैं सबसे पहले शंकु या कोन। क्या देखेंगे दोस्तों इसमें, शंकु या कोन। शंकु के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे जानते हैं शंकु कैसा होता है, शंकु होता है ऐसा एक पर्वतनुमा आकृति। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट है इसका सिंडर शंकु। शंकु को हमने डिवाइड कर दिया आगे, सिंडर है, एसिडिक है, बेसिक है, कंपोजिट है और आपका परपोसी है। अभी दोस्तों आप ऐसा मत सोचना काफी जल्दी हो गया, मैं धीरे धीरे सभी को बताता हूँ कि सिंडर शंकु होता क्या है। सिंडर शंकु होता है दोस्तों, जब भी मैग्मा बाहर निकलता है, ये मैग्मा बाहर निकला, तो बाहर निकल के इसने क्या किया कि बाहर लावा के रूप में जमा होने लगा आसपास। लेकिन सबसे इसकी जो विशेषता होती है, इसमें क्या होता है, राख है ना, जो राख निकलती है, राख की मात्रा सापेक्ष रूप से अधिक होती है। और दूसरा इसका जो मुख्य विशेषता है, इसमें जो भी ढाल होता है या इसका जो उद्गार होता है, इरप्शन होता है, वो काफी मंद होता है, यानी मंद उद्गार होता है, इरप्शन होता है। और राख कैसी होती है, इसमें से काफी अधिक निकलती है, तो इसे राख शंकु भी कहते हैं। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, राख शंकु। इसकी आप एग्जाम्पल को देख सकते हो, मेक्सिको का जोरल्ला शंकु या जोरल्ला ज्वालामुखी, ये कहां पर है दोस्तों, मैक्सिको के अंतर्गत है। इसका नाम आप क्या क्या है, जोरल्ला। ये किसका उदाहरण है, आपका सिंडर शंकु का उदाहरण है। दूसरा है अभी आपका एसिडिक शंकु यानी अम्लीय। तो ये क्या है दोस्तों, आपका ये शंकु है। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, आपके तीव्रता के साथ ज्वालामुखी उद्गार होता है, बहुत तीव्रता के साथ विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होता है। और इसमें क्या करते हैं, जो आपका मैग्मा बाहर निकला हुआ है, मैग्मा बाहर जाके तुरंत ही जमने लग जाता है, यानी इसका विस्तार नहीं होता है और इसके ढाल होते हैं वो काफी तीव्र होते हैं, यानी स्टीप होते हैं। और इसका उद्गार क्या होता है, विस्फोटक होता है।
इसके रूप में ये एसिडिक है या बेसिक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? इसको डिफाइन करेंगे हम फेरोमैग्नीशिया। एसिडिक जो होता है उसमें फेरोमैग्नीशिया की अधिकता होती है, और वहीं पे क्या होता है कि SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका की अधिकता होती है, तो वो कैसा शंकु हो जाएगा? एसिडिक शंकु हो जाएगा। इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं दोस्तों स्ट्रैम्बोली, जो कि कहां पर है? आपका इटली में है। स्ट्रैम्बोली कैसा शंकु है? आपका एसिडिक शंकु है। इसमें तीव्र ढाल होता है, विस्फोटक उद्गार होता है, SiO2 की मात्रा यानी सिलिका की मात्रा अधिक होती है और फेरोमैग्नीशिया की मात्रा कम होती है। वो आपका किस प्रकार का शंकु है? एसिडिक शंकु है, जिसका उदाहरण आप किसमें देख सकते हैं? स्ट्रैम्बोली है, इटली के अंतर्गत। दूसरा है मेरा बेसिक शंकु, जिसको आप क्षारीय शंकु बोलते हैं। अगर एसिडिक शंकु के बिल्कुल अपोजिट कर दिया जाए तो वो कैसा बनेगा दोस्तों? आपका क्षारीय शंकु बनेगा। उसमें क्या होगा? उसमें मान लो ये है, इस प्रकार से शंकु है, तो उसमें से ये थोड़ा थोड़ा ये क्या करेंगे, यानी इससे क्या होगा? इसका उद्गार है वो कैसा है दोस्तों? मंद उद्गार है, यानी इरप्शन कैसे होगा? धीरे से होगा। दूसरी चीज है, इसकी जो ढाल होंगे, ढाल कैसे होंगे? वो भी मंद होंगे। इसमें क्या थे दोस्तों? तीव्र थे यानी स्टीप थे, और इसमें क्या होंगे? इसमें ढाल मंद होंगे। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है ये क्षारीय कैसे होगा? क्योंकि इसमें फेरोमैग्नीशिया की अधिकता होगी। जब फेरोमैग्नीशिया की अधिकता होगी तो स्वाभाविक रूप से इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, यानी SI सिलिका की मात्रा इसमें लेस है, और फेरोमैग्नीशिया की अधिकता है इसमें। तो ये किस प्रकार का शंकु हो जाएगा? आपका क्षारीय शंकु। और इस प्रकार से क्या बनते हैं दोस्तों? इस प्रकार से बेसाल्टिक फ्लो प्रोविंस बनते हैं, यानी जो मैग्मा बाहर लावा के रूप में निकला हुआ था वो क्या है? काफी बड़े विस्तार के रूप में फैल जाता है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मोनालोआ। मोनालोआ कहां पर है ये दोस्तों? ये हवाई में है, और हवाई कहां पर है? जैसा कि आपको पता है USA का पार्ट है। इसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहे तो आप भारत का देख सकते हैं, जिसका आप दक्कन ट्रैप ले सकते हैं। वो कैसा है दोस्तों? क्षारीय शंकु का उदाहरण है, जिसे बेसाल्टिक प्रोविंस भी बोलते हैं, जिसका हम आगे इसके प्रकारों में आगे चर्चा भी करेंगे। तो ये रहा आपका बेसिक शंकु। अब ये आपका कंपोजिट शंकु। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि क्या मिश्र है, यानी मिश्रित है। इसमें क्या होगा दोस्तों? एसिडिक और बेसिक दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही मिल जाएंगे। और इसमें क्या होगा? जो ज्वालामुखी का विस्फोट होगा वो काफी तीव्र होगा, यानी काफी तेजी से जो भी पदार्थ मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो जो लावा कहलाएगा, लावा के साथ आपके जलवाष्प है, धूल कण है, या फिर राखें काफी तीव्रता से ऊपर तक निकलती हैं दोस्तों। और ये कहां तक पहुंच जाते हैं? कभी कभी ओजोन परत को भी हिट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है ओजोन परत हमारी कहां पर है दोस्तों? लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका विस्तार कितनी ऊंचाई तक हो जाता है। तो ये किस प्रकार के शंकु है? हमारे मिश्रित शंकु। इसका आप उदाहरण ले सकते हैं, हुड है, रेनियर है। ये आपके कहां पर है? ये USA के अंतर्गत है। और ये किसके उदाहरण है दोस्तों? मिश्रित शंकु के उदाहरण है। अगला है हमारा पैरासाइट या परपोसी। पैरासाइट या परपोसी ऐसा होता है, मान लो ये क्या है कि यहाँ से लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है तो कोई परत है, तो उसमें से क्या करेंगे कि ये उसी के ऊपर ही फैलने लग जाएंगे। तो ये किस प्रकार के शंकु हो जाएंगे? पैरासाइट शंकु हो जाएंगे। या परपोसी किसी दूसरे के ऊपर पोषण अपना प्राप्त करते हैं। तो ये इसी प्रकार से आपका क्या बनेगा? शास्ता का शास्तीन है। ये क्या है? शास्ता का शास्तीन। ये पैरासाइट कौन का उदाहरण है दोस्तों। इस प्रकार से हमने कौन के अंतर्गत अपने 4 कोनों को देखा: सेंटर कौन, एसिडिक कौन, बेसिक कौन
कंपोजिट कौन और पैरासाइटिक कौन, 5 शंकुओं को देखा दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों बाहर की आकृति है कॉल्डेरा। कॉल्डेरा किसे कहते हैं, मान लो ये क्या है, नीचे से ज्वालामुखी इरप्ट हो रहा है कोई, तो इरप्ट होने के कारण क्या है कि इसका आसपास का क्षेत्र, मान लो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र नीचे की तरफ धंस जाएगा। जब ये क्षेत्र मान लो कुछ जैसे ब्लॉक माउंटेन आपने देखा होगा, ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार हो, जो भी मैग्मा बाहर निकलता है मैग्मा के, या फिर आपने देखा है अपसारी प्लेट है हमारी, अपसारी प्लेट के कारण क्या होता है, दोनों में तनाव उत्पन्न होता है, तनाव के कारण इसमें चटकन होती है, चटकन के कारण क्या होता है, कभी ये दोनों जो फ्रंट पार्ट है ये नीचे की तरफ दब जाते हैं, ऊपर से क्या बन जाता है, ग्रेवन पार्ट है वो ऊपर की तरफ बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा कॉल्डेरा का निर्माण होता है। मान लो ज्वालामुखी इरप्ट हुआ, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ज्वालामुखी इरप्ट हुआ, इसके कारण क्या है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ दबाव कम हो जाएगा, दबाव कम हो जाने के कारण ये आकृति बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बन जाएगा ये शंकु, और ये आकृति हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये कॉल्डेरा का निर्माण करेगा दोस्तों। तो इसमें देख सकते हैं हम कॉल्डेरा में आसो का जापान है, यानी आसो है, ये कॉल्डेरा है, ये कहां पर है आपका, जापान है। इसी के कारण आपकी इंडोनेशिया में एक झील बनी है जिसको आप टोबा झील बोलते हैं, ये सबसे बड़ी वोल्केनिक झील है दोस्तों। क्या है ये, टोबा झील सबसे बड़ी वोल्केनिक झील है। तो कॉल्डेरा का अगर पहला एग्जांपल देखना है तो आप आसो में देख सकते हैं जो जापान में है। अभी हम आगे चलते हैं, ये है हमारा तीसरा आकृति बनाइए क्रेटर। क्रेटर कैसे बनता है, क्रेटर में क्या होता है, जैसे दोस्तों ये कॉल्डेरा है, कॉल्डेरा में क्या है कि आगे भविष्य में क्या होता है कि यहाँ दोनों पानी भरने लगता है, पानी भरने लगता है तो ये क्या है कि नीचे से प्लग हो जाता है, जमा हो जाता है, यानी मैग्मा का जो लावा के रूप में विस्तार था ऊपर की ओर वो निकलना बंद हो जाता है, यहाँ डॉट लग जाती है, और ये क्या होता है, ये इस प्रकार से एक आकृति बन जाती है, और इसमें पानी भरने के कारण इसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जैसा कि आपने झीलों में देखा होगा कि क्रेटर झील किस प्रकार की होती है या कॉल्डेरा झील किस प्रकार की होती है, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। लोनार झील है वो आपकी कहां पर है, महाराष्ट्र में, वो कैसी झील है, वो एक क्रेटर झील है दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं, प्लग या डॉट। प्लग या डॉट आपको तब दिखाई देगा जब क्या हो जाएगा, किसी क्षेत्र का अपर्दन हो जाएगा। अपर्दन के कारण क्या हो जाएगा कि जब भी जैसे ये मैग्मा निकला हुआ है तो ये मैग्मा का डॉट है कभी दिखने लग जाएगा, उसमें से मैग्मा का इरप्शन बंद हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्लग या डॉट स्थलाकृति बोलेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं पर्वत। तो पर्वत में क्या देखते हैं दोस्तों, जब भी जैसे काफी माउंटेन है जो वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बने हुए होते हैं तो वो क्या एक श्रेणी के रूप में अरेंज हो जाते हैं इस प्रकार। तो उस श्रेणी को ही हम क्या बोल देते हैं, वोल्केनिक माउंटेन बोल देते हैं। उसका आप उदाहरण देख सकते हैं हमारा जो कि फ्यूजियामा है। फ्यूजियामा कहाँ है आपका, जापान में है, वो क्या एक वोल्केनिक माउंटेन है दोस्तों। आगे देखते हैं हम पठार है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था बेसिक में, या क्षारीय शंकु हम पढ़ रहे थे, क्षारीय शंकु के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि जब भी मैग्मा ऊपर निकलता है तो वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, उसमें फेरोमैग्नीशिया की अधिकता होती है। उसके कारण क्या है कि वो काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। बड़े क्षेत्र में फैलने के कारण उससे क्या होता है, एक पठारनुमा आकृति का बनती है, जिसका आप वहां पर भी मैंने उदाहरण बताया था। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, आपका दक्कन का पठार है। अभी हम आगे देखेंगे, आगे हमारा गीजर। तो गीजर में क्या होता है दोस्तों, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण क्या होता है, नीचे से एक नियमित अंतराल पे गर्म पानी का ऊपर की तरफ निकलता रहता है। यानी आप देख सकते हैं लगभग जैसे 60 मिनट हो सकता है, कोई भी मिनट हो सकता है, उसमें से क्या है कि निरंतर उसमें से गर्म पानी निकलता है
60 मिनट निकला, फिर दोबारा से निकला, फिर दोबारा से निकला, इस प्रकार से ये गीजरों में पानी निकलता रहता है। दूसरा है हमारा धुमारे, जैसे गीजर का आप उदाहरण देख सकते हैं ओल्ड फेथफुल, जो कि यूएसए में है। कहां पर है दोस्तों गीजर का उदाहरण? ओल्ड फेथफुल देख सकते हैं यूएसए में। अब है हमारे स्प्रिंग या धुमारे। धुमारे के अंतर्गत क्या होता है कि उसमें से निरंतर क्या होता रहता है कि लावा का या गर्म पानी का जो कि लावा मिक्स होता है उसमें से निरंतर निकलता रहता है और वो धुमारों का निर्माण करता है या स्प्रिंग का निर्माण करता है। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं 10,000 धुमारों की घाटी यूएसए में। कहां पर है दोस्तों? ये 10,000 धुमारों की घाटी को इसमें देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने अभी तक क्या देखा है इसमें? हमने ये 3 बिंदुओं को अभी देख लिया। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। इसके बाद हम इसकी जो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, तो हम इसके हर पार्ट को दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अभी आपने अगर ये वाला पार्ट देख लिया है तो आप जो कि स्वाभाविक है, मैं इसका वीडियो कल अपलोड करा दूंगा, तो कंप्लीट पार्ट को देखना, तभी आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा दोस्तों, और तभी आप ढंग से किसी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला है, इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं, जो कि आपको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा वेब गुरुकुल का जो चैनल है उस पर, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जैसा भी आपको सुविधा हो आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।